कोविड के बाद से एक जो वेव आई थी रिमोट वर्किंग की, उसने काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट किया है। ना सिर्फ ये कि उसने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी लोगों को घर से काम करने की, लेकिन साथ ही साथ जो कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने बहुत टफ टाइम फेस किया क्योंकि उनकी ऑफिस ऑक्यूपेंसी काफ़ी ड्रॉप हो गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। अब ना उनके पास उस तरह से इनकम आ रही है, लेकिन उनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो उनके लिए उसको मैनेज करना, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो काफ़ी क्राइसिस है वेस्ट में तो कमर्शियल रियल एस्टेट के हवाले से, लेकिन दुबई में ये बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। 2% ऑफ प्लान डेवलपमेंट हो रही है ऑफिस और 98% रेजिडेंशियल की है। कितना मैसिव फर्क है दोनों तरफ। इसीलिए आपको सारा वक्त रोज ही रोज आते रहते हैं कि जी आज ये अपार्टमेंट खरीदने तो आज ये विला फिर इसका खरीदने, बायर ये भी कम है apartment ना। अब हर कोई तो कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं खरीदता। दुबई लोग नए नए जा रहे हैं, और जब नए नए जा रहे हैं तो उनके लिए वो जगह नई नई है, तो वहाँ पे छोटे ऑफिस को बहुत डिमांड के अंदर। अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑफिस चाहिए, ये उनकी नीड है। लोग कितना move करें आपके जहन में offices फर्क है आरओआई का जर्नली, अगर हम जर्नल बात करें बहुत हाई लेवल के ऊपर? एवरेज की बात करें ऊपर जाएं तो वो स्टार्ट ही कोई 8% से होता है और 12% तक आता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई भी आएगा हर साल कोई अपना बिजनेस कार्ड तो चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल, वो 10 साल के लिए तो कम से कम 20 साल करेगा। तो वो आपके साथ। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी एक और एपिसोड है जीसीसी रियल एस्टेट के हवाले से, जिसमें हम आज बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट कि कमर्शियल रियल एस्टेट में वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट वेस्ट में बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर आप यूएस में हैं, कनाडा में हैं या यूरोप के किसी और कंट्री में हैं, वहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कोविड के बाद से एक जो वेव आई थी रिमोट वर्किंग की, उसने काफ़ी चीज़ों को इम्पैक्ट किया है। ना सिर्फ ये कि उसने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी लोगों को घर से काम करने की, लेकिन साथ ही साथ जो कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने बहुत टफ टाइम फेस किया क्योंकि उनकी ऑफिस ऑक्यूपेंसी काफ़ी ड्रॉप हो गई और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। अब ना उनके पास उस तरह से इनकम आ रही है, लेकिन उनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो उनके लिए उसको मैनेज करना, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो काफ़ी क्राइसिस है वेस्ट में तो कमर्शियल रियल एस्टेट के हवाले से, लेकिन आज मेरी मुझसे मेरे से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि दुबई में ये बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यार यासीन, आप मुझे कह देते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो पता नहीं कौन होता होगा। हम तो स्टूडेंट हैं। हमारे लेवल के और तो एक्सपर्ट हैं आप, यानी और कि और हम कोशिश करते रहते हैं कि नई चीजें लर्न करें, और कोशिश करते हैं कि जो लर्न करें वो फिर हम बिल्कुल। लोगों के लर्निंग साथ तो किसी शेयर भी एक्सपर्ट की शेयर कम करें। खत्म नहीं होती ना। कोई भी हाँ, एक्सपर्ट बन जाए, लर्निंग तो कंटिन्यू रहती है। ऐसे तो ही है ये वो, लेकिन नॉलेज वो जीरो फिक्स तो नहीं है ये हाँ, तो। लेकिन एक्सपर्ट बहुत बहुत भारी वर्ड है, और मैं आई डोंट थिंक कि मैं उस वर्ड को अच्छा। डिजर्व करता हूँ। बट एनीवे, अच्छा देखें, कमर्शियल रियल एस्टेट को देखने का जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि हम उसी स्ट्रगल में थे कि प्राइसेस चढ़ गई हैं दुबई के अंदर, और हमें हायर रिटर्न्स चाहिए जो भी एंटर हो रहा है। और इसमें हमने एयरबीएनबी की पहले बातचीत की थी। अब क्योंकि कंटिन्यूसली दुबई पे नज़र है, जैसे ओमान पे नज़र है हर चीज़ की कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टैक्स लग रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तरह से वो एक खबर गुजरी कि यार ये ऑफिसेज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ हुई है Q1 के अंदर। तो मैंने कहा अच्छा ऑफिसेज में ग्रोथ हुई है, तो बस वो एक सिरा मिला, तो फिर हम घुस गए उसके अंदर। अब जब वहाँ पे हमने पुरानी यूट्यूब वीडियोस निकाली, जो कमर्शियल रियल एस्टेट के लोग थे उनको सुना, फिर थोड़ी रिसर्च की, तो ये एक तो आइडिया हुआ कि कंटेंट बहुत कम है कमर्शियल रियल एस्टेट का एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। और वो कोई ऐसा वैसा कम नहीं है, ठीक ठाक किल्लत है उस कंटेंट की। और वो जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि वो क्यों कम है, इसलिए क्योंकि 1 साल पुरानी वीडियो है जिसमें कोई बहुत ही बड़ी कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है बल्कि वो बता रही थी कि If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income
on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. 2% है जो ऑफ प्लान डेवलपमेंट हो रही है 9 ऑफिसेस की, और 98% रेजिडेंशियल की हो रही है। तो आपने देखा कि कितना मैसिव फर्क है दोनों तरफ, और इसीलिए आपको सारा वक्त रोज ही रोज आते रहते हैं कि जी आज ये अपार्टमेंट खरीद लें, तो आज ये विला फिर खरीद इसका लें, तो बायर ये भी कम है apartment ना। खरीद लें। अब हर कोई तो कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं खरीदता। हाँ, ये नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं खरीदता, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाते हैं तो ये जो मतलब ये कोई 40-60 की बात नहीं कर रहे हम, ये हम लाइक 2-3% और 96-97% की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स क्या कहती है, जो चीज कम होती है उसकी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और अभी आपने जिक्र किया था उसका कि वेस्ट के अंदर स्ट्रगल कर रही है, हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि वो पेंडुलम है कि पहली दफा कोविड के बाद जो है वो लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हम घर से भी काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम पैसे बचा सकते हैं, तो वो पेंडुलम अब एक तरफ गया है और फिर वो दूसरी तरफ आ रहा है और फिर जाके जाके सेटल होगा। दुबई क्योंकि लोग नए नए जा रहे हैं, और जब नए नए जा रहे हैं तो उन सब के लिए वो जगह नई नई है, तो वहां पे छोटे ऑफिसेस की जो है, मैं ये भी है मेरे पास एक स्लाइड जिसमें ये बताया गया है कि जो छोटे ऑफिसेस हैं वो बहुत डिमांड के अंदर है। यानी 2000 स्क्वायर फीट से छोटे ऑफिसेस जो हैं वो बहुत डिमांड के अंदर है, कि लोग कह रहे हैं कि यार एक तो ये कि वहां पे अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं तो वहां पे आपको एक ऑफिस चाहिए, ये उनकी नीड है किसी भी बिजनेस ऑपरेट करने की, एड्रेस चाहिए, प्रॉपर ऑफिस चाहिए। तो एक तो वो गवर्नमेंट की तरफ तो से ये रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट भी है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जी किसी जी ने जी, अगर आप लेते हैं कि वो क्या कहते हैं मेनलैंड कंपनीज लेते हैं तो उसमें आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक करने हैं आपके साथ, अच्छा, एज लेकिन लॉन्ग अगर एज आप free फ्री zone हो, जोन। जी अगर फ्री जोन में हो तो फिर आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, फ्री जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें वो टाइप भी फर्क हैं। तो फ्री जोन में आपको जो है वो एक क्या कहते हैं हॉट डेस्क मिल जाती है, या हाइब्रिड ऑफिसेज मिल जाते हैं, या एड्रेस मिल जाता है, इस तरह का सिलसिला होता है। लेकिन अब क्योंकि वो डिफरेंसेस इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज क्योंकि दुबई में मूव कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी मूव कर रही हैं, तो सब लोग आके ऑफिस भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आओ ताकि हम रिलेशनशिप बनाएं, ताकि हम बॉन्डिंग स्टैब्लिश करें, ताकि हम मोमेंटम जनरेट करें, क्योंकि सब नए लोग हैं दुबई में, कोई पुराने लोगों की बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी साथ साथ चल रही है, लेकिन बहुत सारे नए लोग आए ना पिछले कोई 4-5 सालों के अंदर। तो वो तो वेस्ट के अंदर तो वैसे ही मेच्योर हैं, लोग हैं, मेच्योर हैं, एक तरह के हैं, बट दुबई के लोग तो बहुत डिफरेंट हैं, राइट। कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई अरब वर्ल्ड से आया हुआ है, कोई वेस्ट से आया हुआ है, वो आया हुआ, तो वहां पे तो टीम्स बन रही हैं, पहली दफा वो साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उस वजह से भी लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट है कि यार ऑफिस तो होगा ना। वो अलग बात है कि प्रोबेबली 4 डेज कर दें, 3 डेज कर दें, वो कर दें, बट ऑफिस जो है वो है। और इसीलिए जो ट्रैफिक का आलम है, खासकर बिजनेस बे में, मेरा 2 दफा जाना हुआ है, यकीन करेंगे आप कि मुझे आधा घंटा सिर्फ लिफ्ट में लगा है, लिफ्ट का इंतजार ऊपर करने जाने के में अंदर। खाली। जी, नीचे खड़े रहे आप और लिफ्ट नहीं है, लिफ्टें इतनी बिजी हैं कि आपके पास जगह ही नहीं है। और एंटर होना एक प्रॉब्लम है बिजनेस बे में, और निकलना एक प्रॉब्लम है बिजनेस बे के अंदर। और बिजनेस बे इज दी हब, कमर्शियल हब ऑफ दुबई। तो ये वाला था सिलसिला कि अब जब वो हमने देखा कि इसका रिटर्न कमर्शियल का जो है वो रेजिडेंशियल से अच्छा होता है, तो उसको जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये क्योंकि लोग कंफर्टेबल बहुत हैं रेजिडेंशियल के साथ, सबने ली हुई हैं, मदर ने ली हुई है, फादर ने प्रॉपर्टी सबने ली फिर वो हुई है। इजी भी है ना रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बाय तो करना, मैनेज करना कंपैरेटिवली। अगर मैं बात करूँ कमर्शियल में काफ़ी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इंश्योरेंस, लाइबिलिटीज़, फिर सारी चीज़ें हैं, फिर आपने उसका कैप रेट देखना है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फिर आप जाकर डिसीजन लेते हैं ना। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बड़ा सिंपल सा है, हाँ भाई किराया ये है, ये मॉर्गेज कॉस्ट है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है ले लो। हाँ, बट जैसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब मैं ये कहूँ ना कि बहुत फर्क है, और ये बहुत कोई ऐसे लोग ही लेते होंगे। आप ये देखिए कि जितनी ब्लैक रॉक टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट, ये सारा का सारा कमर्शियल रियल एस्टेट उन्होंने किया हुआ है। और दुबई गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर इन दुबई, Right. लार्जेस्ट।
सो हाँ, वो तो जी खैर उनको उनको तो होना पड़ना है ना, क्योंकि उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसी को मोनेटाइज भी उन्होंने करना है, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो वही है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वो है। और हाँ। अब ये कि क्योंकि लोगों का फोकस रेजिडेंस पे ज्यादा रहा है, और वो भी था ना कि यार मैं घूमने आया हूँ, एक प्रॉपर्टी खरीद लो, जो पिछले 15 सालों में था ही कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ली थी कि यार एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो वाला जो एंगल था उसमें अब शिफ्ट आ गया पूरा, वो लोग मूव हो रहे हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. लोग जो कितना मूव कर रहे आपके हैं जहन में ऑफिस खोल फ़र्क रहे हैं। है आरओआई का, जर्नली अगर हम जर्नल बात करें बहुत हाई लेवल के ऊपर? यार देखिए, वैसे तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि रेजिडेंशियल में टाइम डिपेंड करता है कि क्या टाइमिंग्स हैं आपके। जैसे हमने बात की थी कि जिन लोगों ने थोड़ी अर्ली ली हुई प्रॉपर्टीज बाय 2020 2021 19 ली हुई हैं, उनको 8% तक आरओआई मिल रहा है। मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो 6 to 8 के दरमियान का होता है। वो भी बहुत रीजनेबल है, और ऑब्वियसली अगर मार्केट दुनिया से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा आरओआई है दुबई का। लेकिन राइट। इसी तरह से अगर आप एवरेज की बात करें, ऊपर जाएं, तो वो स्टार्ट ही कोई 8% से होता है, और 12% तक जाता है। और अगर वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई भी आएगा हर साल, कोई अपना बिजनेस कार्ड तो चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल, वो 10 साल के लिए तो कम से कम लीज साल करेगा। तो वो हाँ। आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएगा। दूसरे ये कि जनरली ऑफिस के अंदर कोई रोज शावर नहीं लेता, राइट? कोई किचन यूज नहीं करता, कोई वॉशिंग मशीन रोज यूज नहीं होती। तो उसकी जो मेंटेनेंस कम होती है। मेंटेनेंस जो होती है इस तरह की चीजों में, कि यार ये पानी लीकेज हो गया और वो आग लगी, टेनेंट के इश्यूज नहीं होते ना, जिस उस जिस तरह से उस रेजिडेंशियल में तरह होते के हैं। होते नहीं। हाँ। अच्छा, दूसरे जनरली अब जो बन रही हैं वो इतनी हाई प्रोफाइल बन रही हैं कि वो फुली मैनेज्ड होती हैं। यानी जो उनकी मेंटेनेंस कंपनीज होती हैं, सर्विस चार्जेस वगैरह जो लेती हैं, वो उन्होंने फुली उस हर चीज को कंट्रोल किया हुआ होता है। वो तो कहती हैं बस आप पैसे लीजिए, बस दैट्स इट, हमें आपका आपकी मैनेजमेंट कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पास एक अपनी एंटिटी है जो 100 ऑफिस को देखती है, और उसका काम ही सारा दिन यही है कि वो इसको देखे उसको देखे। तो वो इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट है वो तो आपने करनी ही नहीं है उसकी, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे इंडिविजुअल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो हैंड्स ऑफ है बिल्कुल। हैंड्स ऑफ है। और दूसरे एक और चीज अच्छी ये नजर आ रही है आजकल के ऑफिस में, कि उन्होंने कॉमन फैसिलिटीज दी हुई हैं, एमिनिटीज कॉमन दी हुई हैं। यानी कॉन्फ्रेंस रूम कॉमन दिए हुए हैं, मीटिंग रूम कॉमन दिए हुए हैं, प्ले एरियाज कॉमन दिए हुए हैं, बिजनेस सेंटर्स कॉमन दिए हुए हैं। अब वो कॉमन जो दिए हुए हैं उसमें फिर आपके ऑफिस के अंदर सिर्फ बैठने की चीजें चाहिए आपको, या मैक्सिमम छोटे छोटे आपको क्यूबिकल्स चाहिए। क्यूबिकल्स चाहिए, मैक्स, दैट्स इट। बाकी जो भी कुछ करना है वो आप पर आवर के बेसिस के ऊपर, एज एंड वैन वाला। बोर्ड रूम आपने बनाया हुआ यूज ही नहीं होता, बोर्ड रूम महीने में एक दफा यूज होता है फॉर एग्जाम्पल, बना हुआ तो वो है क्योंकि आपने स्पेस तो ली हुई है उसकी। अब वो बोर्ड रूम कॉमन हो गया, तो आपको जब चाहिए बुक कर लीजिए, जाके प्रेजेंटेशन दे दीजिए। तो अब वो स्मार्ट ऑफिसेज वाला जो सिलसिला है और हाइब्रिड का भी जो आया है ना कॉन्सेप्ट, उसका भी एडवांटेज वहां पर स्टार्ट हो गया। सो ये कैवेंडिश मैक्सवेल की एक रिपोर्ट है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids, and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अभी सारी टॉप वो हैं न्यूज
आर्टिकल्स हैं ये सारे कि ऑफिस और रिटेल स्पेस स्पाइक कर रही है और लेटेस्ट डेट्स हैं सारी। तो अब ये देखिए जंप बाय 24%, ये कोई छोटा नंबर है लास्ट थ्री मंथ्स के अंदर। और उस पर फिर ये एक रिपोर्ट निकली हुई कैवेंडिश मैक्सवेल की, जिन्होंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है इस मार्केट का, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट्स में शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। ये तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इनकी, तो देखिए 30% ग्रोथ है, ये तो ऑब्वियस थी। ये लीज की ग्रोथ है ना? ये सेल्स की? अच्छा, सेल्स की, यानी जो ऑफिसेज बिके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। राइट। 17% थी, फिर 122% तक पहुंची है ये, फिर 63%, फिर 23%, और अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 30% इंक्रीमेंट है ये इसकी सेल्स की ग्रोथ का। आगे आते हैं। अच्छा, अब उसमें कोई 900 प्लस ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं। जो टोटल वैल्यू है सेल्स की वो 2.8 बिलियन दरम्स की है, जो कि ठीक ठाक बड़ा, ये नंबर कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, ये तो मुझे एयरबीएनबी से भी ज्यादा बेहतर नंबर्स लग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं जब देख रहा था वो वीडियोस, तो मुझे पता ये चला कि दरअसल जब 2028 वगैरह में वो हुआ था ना, जब ये मार्केट गिरी है, उस वक्त ठीक ठाक सप्लाई आ गई थी ऑफिसेस की, और वो 2010-11 के अंदर भी ठीक ठाक सप्लाई थी, और फिर वो सप्लाई खाली पड़ी हुई थी, और फिर वो भरनी शुरू हुई है 2021 से, और अब ये हाल है कि है ही नहीं सप्लाई। और इस पीरियड के अंदर सारा फोकस लोगों का जो है ना वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के ऊपर। आपके पास इसमें ऑक्यूपेंसी रेट है कि ऑक्यूपेंसी रेट इसका कितना है? जी 95% ऑक्यूपेंसी रेट। अच्छा, ये तो ठीक ठाक है, यानी कि सिर्फ 5% अवेलेबिलिटी है आपके पास। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन जो रेंटल प्राइसेस लोगों ने ये भी किए कि अपने रेंटल भी एक्सटेंड कर दिए, यानी जो लोग नेक्स्ट ईयर जिनका रेंटल एक्सपायर हो रहा था उन्होंने 3-3 साल के एडवांस रेंटल वो कर दिए, क्योंकि उनको अंदाजा है कि हमें तो कोई और जगह मिलेगी ही नहीं अगर हम यहाँ से निकल के गए, और जिन रेट्स के ऊपर हमें। और फिर वो रेंट भी लॉक कर लेते हैं ना, अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज साइन कर ली है बिल्कुल बिल्कुल, तो आप फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई अब मेरा रेंट तो तकरीबन 3 साल तक ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब ये वाला सिलसिला चल रहा है कि जो ग्रेड ए ऑफिसेज हैं उसकी भी शदीद कमी है, और एरियाज में स्पेसिफाई कर दूं, बिजनेस बे, डाउनटाउन, जेएलटी जुमेरा लेक टावर्स, और शेख जायद रोड, और उसके बाद सिलिकॉन ओएसिस, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, ये हैं मेजर हॉट एरियाज, और साथ में एक और भी है डीआईएफसी। और यहाँ पे जो ए ग्रेड के जो ऑफिसेज हैं वो तकरीबन कोई 4-4 हज़ार दरम पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंचा हुआ है वहाँ पे। थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को कि ए ग्रेड ऑफिस क्या होता है? यार ए ग्रेड ऑफिस यानी जिसकी जो फैसिलिटीज हैं वो ए ग्रेड है ना, हर चीज टॉप एंड हो, हर चीज आपके जब आप गाड़ी पार्क करने जाएं तो आपसे वैले ले ले, और फिर वो जबरदस्त किस्म का रिसेप्शन हो, फिर एमिनिटीज हो, फर्स्ट क्लास एमिनिटीज हो, और उसके अंदर फिर उनकी यानी सिस्टम्स बने हुए हों, एक मैनेजमेंट ऑफिस हो जो कि ऑपरेट कर रहा हो इस सेंस में कि एड्रेसेस किसको देने हैं, कहाँ पे देने हैं, फिर कौन से ऑफिसेज हमें उनका रेंटल क्या होगा, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगी। तो मतलब एक पूरा बिजनेस बे के अंदर हाई क्वालिटी जो ऑफिस है उसका जो रेंटल है, उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है खरीदने का, वो तकरीबन 4,000 दरम पर स्क्वायर फीट का है। अच्छा, अच्छा ये इन्होंने कुछ निकाला था कि तकरीबन 53 नई इंटरनेशनल फर्म्स आई हैं, जिनमें से 11 मल्टीनेशनल हैं, 42 एसएमईज हैं, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि ये जो आपने जिन इलाकों के नाम लिए हैं जो कि हॉट एरियाज हैं ए ग्रेड कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, तो उन्हीं एरियाज में फिर ये जो एयरबीएनबी का बिजनेस है वो भी उस हिसाब से हॉट होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये भी उसके हिसाब से होगा, क्योंकि जो लोग इनसे मिलने आते होंगे मीटिंग्स के लिए, वो फिर ऐसी जगहों पे रहते होंगे जहाँ पे ऑफिस करीब हो। अगर 1 हफ्ते की मीटिंग है, 2 हफ्ते की मीटिंग है, वो जो वेंडर कंपनीज आती हैं मिलने मिलाने के लिए ऑब्वियसली, और ये वो सारे जो मैंने नाम दिया है वो वही इलाके हैं जहाँ पे एयरबीएनबी काफी हॉट है, और कुछ जगहों पे हॉट हो रहा है। डाउनटाउन वेरी हॉट एरिया फॉर इवन डीआईएफसी इज अ वेरी हॉट एरिया। दूसरा ये क्या कहते हैं आपका बिजनेस बे इज अ वेरी हॉट एरिया। शेख ज़ायद के आसपास काफी एयरबीएनबी अवेलेबल है, वो सारा, तो ये सारे वही एरियाज हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता होगा ना कि आपको ये देखना होता होगा, जैसे बिजनेस में अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉब्ली सुपर बिजी होता होगा वो, क्योंकि इतने सारे ऑफिसेज हैं वहां पे कि हर वक्त कोई ना कोई वहां पर होता होगा। बट आई थिंक ऑक्यूपेंसी जो है ना वो वेरी करती होगी फ्रॉम एरिया टू एरिया। हाँ बिल्कुल। दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर कम ऑक्यूपेंसी होती होगी, क्योंकि वहां पे ए ग्रेड ऑफिसेज नहीं मिलेंगे आपको दुबई
सिलिकॉन ओएसिस के अंदर, लेट्स से बी ग्रेड मिल जाएंगे, लेकिन डीएफसी में ए ग्रेड मिलेगा आपको, बिजनेस बे में ए ग्रेड मिलेगा आपको, डाउनटाउन में एक ग्रेड मिलेगा। तो वो वेरी करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। ये सारे ना देखें, पर्शा हाइट्स, सिलिकॉन ओएसिस, अब इसके अंदर ये नए एरियाज निकल कर आ रहे हैं। देखें मोटर सिटी, ये एरिया जो है, मैं खोलता हूँ मैप ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कुछ। अब नए एरिया हो ये रहा है कि क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं वो इलाके, तो लोग जो हैं वो अब इस साइड पे मूव हो रहे हैं, और यहाँ पे इस वक्त अपॉर्चुनिटी है फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट की, कि आप फिर यहाँ पे देखें ऑफिसेज वगैरह, देखें ये राइट। अब राइट, ये हम थोड़ा सा जूम आउट कर लें, तो अभी हम इन एरियाज की बात कर रहे हैं राइट। ये सारा इलाका है डीएफसी का, डाउनटाउन का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर, ये वाला इलाका, फिर आ गया शेख ज़ायद के साथ साथ का इलाका, फिर जेएलटी, ये जेएलटी भी फ्री जोन है, ये भी आपको लाइसेंस वगैरह देता है, तो ये वाला इलाका। अब हो ये रहा है कि इन इलाकों के अंदर ना ये एक्टिविटी बढ़ रही है। एक ज़माना ये था कि जब इन्होंने अपनी इमार का एक प्रोजेक्ट है दुबई हिल्स का नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है, और ये पूरा इमार की कम्युनिटी है ये वाला। यहाँ पे इन्होंने बिजनेस पार्क बनाया था जो कि जाता ही नहीं था 2020-21 के अंदर, और अब यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे जगह नहीं मिलती, जबकि यहाँ को मेट्रो वेट्रो नहीं आई अभी तक। उसके बावजूद दुबई हिल्स का जो इलाका है, इसके अंदर आपके पास ऑफिस की, बिजनेस पार्क के अंदर जगह नहीं है। तो क्या ऐसी इसमें चेंजेस हुई जिसकी वजह से ये इतना हॉट हो गया? यार बात ये ना कि यहाँ ये ओवरफ्लो हो रही है ना, जगहें, रेट्स बढ़ रहे हैं एरियाज के अंदर, तो जब वो ओवरफ्लो हो रहे हैं तो फिर लोग इस साइड पे मूव कर रहे हैं। और ये देखिए कि इसमें 40% 1000 स्क्वायर फीट से छोटे ऑफिस हैं, और 48% यानी 88% ऑफिस जो हैं वो 2000 स्क्वायर फीट से छोटे हैं। तो छोटे ऑफिस की बहुत डिमांड है, राइट। बड़े ऑफिस की इतनी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चक्कर चल रहा है ना, हाइब्रिड वाला सिलसिला चल रहा है। तो बड़ा ऑफिस अब इतना लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन उनको ऑफिस तो चाहिए ही चाहिए। एक तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उस ऑफिस की, दूसरा ये कि यार तो ये भी होगा ना कि कुछ स्टार्टअप्स होंगी जिनको एक छोटा सा ऑफिस चाहिए हडल करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि क्योंकि ट्रैफिक भी इतना इंक्रीज कर गया है कि लोग अब आधा वक्त तो अपना सड़कों पे गुजार रहे हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑफिस, हम यहाँ रहते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जेवीसी का इलाका है, जो भी दुबई को जानता है सब जानता होगा बड़े अच्छी तरीके से, जेवीसी बड़ा पॉपुलर इलाका है। अब इसके आसपास का जो एरिया है, इसमें अगर आपके ऑफिसेज हैं तो रहते भी आप यहीं पर हैं, और ऑफिसेज भी आप यही यूज करते हैं। तो अब ये इलाके हैं जहां पे अब ऑफिसेज की बिल्डिंग पॉप अप करना शुरू कर रही हैं। कुछ है आ भी गई हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है। हर बंदे से जिसकी मैंने यूट्यूब वीडियो देखी है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट का बंदा था, शिकायत ही कर रहा है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, डेवलपर बना ही नहीं रहे। तो अब आप ये सोचिए ना कि अगर आप इस कैटेगरी में इस वक्त एंटर होते हैं कमर्शियल की, तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, डिटेल्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ये वो है जिसकी ग्रोथ अब नजर आ रही है और थ्रू स्टैट्स नजर आ रही है। अभी आपने कहा कि डेवलपर्स जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च ही नहीं कर रहे। नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी क्या रोल है कि उन्होंने क्या इंसेंटिव देना है इन डेवलपर्स को कि भाई वो जल्दी जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें कंपेयर टू रेजिडेंशियल? यार आई थिंक हुआ ये कि दरअसल कमर्शियल क्योंकि आम आदमी नहीं होता ना, राइट, तो वो एक छोटे से क्या कहते हैं एक क्राउड के अंदर वो ऑपरेट कर रही होती है चीज़, ठीक है। अच्छा यार मेरे पास कमर्शियल है, तुम जानते हो ना, नेटवर्क के थ्रू जाती है वो चीज़। अच्छा रेजिडेंशियल क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो सारे के सारे डेवलपर उसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और इतना लगे हुए हैं कि इन्वेंट्री जो है वो आप समझिए ना, वो तकरीबन 95% तक की इन्वेंट्री जो है वो रेजिडेंशियल की है। तो प्रॉब्ली अब जो ये न्यूज़ हेडलाइन आना शुरू हुई हैं, ये किसी वजह से हुई है ना, राइट। ये क्यों नजर आ रही हैं आपको, क्यों अब इस वक्त रिसर्च रिपोर्ट आ रही हैं, ये आ रही है, कहाँ से आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार इसको अब शिफ्ट करना है। और ये भी होगा ना कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट जो डेवलपर्स होंगे वो तो बैठते ही उठते ही होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, क्योंकि उनका तो आज जैसे आपने बताया ना, सबसे बड़ा जो लैंड ओनर है कमर्शियल इसका, वो दुबई गवर्नमेंट है। तो वो तो बैठते उनके साथ होंगे, और फिर वो प्लान करते होंगे अच्छा भाई मेरे पास जो है वो अगर 100 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं और एक कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो मैंने इसको किस तरह बैलेंस करना है।
तो फिर कोई ना कुछ प्लानिंग तो होती होगी ना गवर्नमेंट की। तो मेरा पॉइंट ये था कि क्या गवर्नमेंट उनको इंसेंटिफाई कर रही है डेवलपर्स के, भाई वो तेज़ी से जो है कमर्शियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च करें इन द नेक्स्ट लेट्स से 5 years। यार मुझे फील ये हो रहा है कि दुबई के पास ही जितनी चीजें हो रही हैं वो बहुत सारी हो रही हैं और एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हो रही हैं। तो अब वो उस चीज को मैनेज करना, क्योंकि जिसकी डिमांड ज्यादा आ रही है उधर ही जाएंगे ना, सबसे ज्यादा डिमांड के राइट। अंदर। डिमांड हाँ। की सबसे ज्यादा किसकी? और वही जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास ना इसकी। तो लोग कहते हैं यार मुझे नहीं, मुझे ऑफिस खरीदना ही नहीं है, ऑफिस खरीदना ही नहीं है, हाँ रेजिडेंशियल बता दो, हाँ ये खरीद लो वो खरीद। अब डिमांड क्योंकि पूरी दुनिया से आ रही है तो वो पूरी इंडस्ट्री सर्व ही उसी चीज को कर रही है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो है ये टोटली इग्नोर हो गई है एक तरह से। और अब जब ये इग्नोर हुई है तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया है और उसको पुश कर रही है। जैसे आपको पता है ना कि रिसर्च रिपोर्टिंग क्यों आ रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट इसका पार्ट है ना, कि वो कह रही है कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अंदर और इसको फिर पुश करो ताकि ये जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो भी आए, राइट, और जो इन्वेस्टर है वो भी एजुकेट हो इसके बारे में, क्योंकि हमें तो बैलेंस चाहिए। सारे लोग हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ रेजिडेंशियल खरीदें। तो इस वजह से ये आपको नंबर्स वगैरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक कौन सा चार्ट था, एक ये मैक्सिमम स्लाइड शो पे ले आइए। जी जी जी, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ज था कि देखें प्रोजेक्टेड सप्लाई जो है वो इतनी है, यानी ये भी है नहीं। अगर मैं अभी भी सर्च करूं ना चीजें, इंटरनेट पर जाकर सर्च करूं, बहुत ही चंद डेवलपर नजर आ रहे हैं जिनकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो बेच रहे हैं इसके ऑफिसेस के। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स वही हैं। तो डिमांड सप्लाई का ना मैसिव इम्बैलेंस है इस वक्त। तो अगर लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर पाएं इस वक्त, तो आई थिंक ये उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी देखने के लिए। मैंने ये इसके कुछ नंबर्स भी बनाए थे। एक प्रोजेक्ट था इसके अंदर मोटर सिटी, सॉरी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, तो उसके हिसाब से मैंने नंबर्स वगैरह भी बनाए थे, उसका वो भी किया हुआ था। तो तकरीबन 8.2% का नेट रेंटल बन रहा है बेस्ड ऑन द करंट डेटा। और अगर लेट्स से एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर 10% भी इंक्रीज हो जाता है तो ये 10% क्रॉस कर सकता है। अच्छा। 10.9% क्रॉस कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि टिपिकली जो कमर्शियल एस्टेट होती है, खासतौर पर वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो तो सारी लेवरेज के ऊपर होती है। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर जो है अपना कैपिटल उसमें इतना डालता नहीं है। सही है। तो दुबई में क्या सीन है? हमने बात की थी रेजिडेंशियल की, तो आपने बताया था कि मॉर्गेज वहाँ पे मिल जाती है अगर आप नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर हैं, तो अप टू 50% आपको लैंडिंग मिल जाती है। तो कमर्शियल में क्या सीन है? ये अच्छा सवाल है, इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को मैं चेक करता हूँ, बट इसमें ये मुझे पता है कि अगर आप ये लेते हैं फॉर एग्जांपल, वही जो क्रॉस करते हैं ना 7.5 लाख दरम का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं, तो आपको राइट। इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। तो गवर्नमेंट तो उसको उसी तरह से ट्रीट कर रही है जिस तरह से इन्वेस्टर वीज़े को ट्रीट करती है। तो अच्छा। अब बैंक्स करते हैं नहीं करते हैं, आई थिंक ये मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं पता। बट मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब ये मेरा हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू है। ये देखें यूए क्योंकि की जितने भी कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे लेवरेज लैंडिंग के ऊपर होते हैं ना। तो लेट्स से अगर कोई इन्वेस्टर कह रहा है ठीक है मैं 20% 30% कैपिटल डाल रहा हूँ, और बाज़ औक़ात वो एक भी नहीं होता, वो मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिल के पूल करके पैसा डाल रहे होते हैं। अनलेस कोई बहुत बड़ा डेवलपर जैसे ब्लैक रॉक टाइप का इन्वेस्टर है, तो उनके पास तो कैपिटल की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास कैपिटल लिमिटेड है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि भाई मेरे पास जो है वो लैंडिंग हो, ताकि मैं फाइनेंस करके इसको जो है किसी तरह से एक्वायर कर लूँ, और फिर जो भी कैश फ्लो आता रहे उसके ज़रिए मैं जो है जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो निकालता रहूँ। दरअसल यासीन, ये जो मार्केट है ना, ये वो है ना ऑफ प्लान ड्रिवन है। ये यूए की मार्केट जो है, तो इसलिए वो जो है कि वो आपने लिया, फिर वो अपनी किस्तें पे करते रहे, उसके बाद फिर आपको मिलेगा। तो ये मार्केट 70% ट्रांजेक्शन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली रेजिडेंशियल की जो है वो तो ऑफ प्लान की हैं, और 30% जो है वो रेडी टू मूव की हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो मॉर्गेज वाला चक्कर है ना वो थोड़ा छोटा ही है। तो ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि ऑफ प्लान में जब आप जाते हैं तो आपको एडवांटेज उसका हो जाता है ना कि आपको लेवरेज वो मिल जाता है कि आपने कम पैसों में बुक कर लिया और फिर एप्रिसिएशन मिल गई आपको। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भी सिमिलर सीन होगा, क्योंकि अगर आप अभी कोई चीज़ लेने जाएंगे तो वो तो रेडी टू मूव तो शदीद महंगी है इस वक्त, जो कि जनरली होता भी यही है। आप समझ रहे हैं, इस वक्त रेजिडेंशियल रेडी टू मूव सस्ता है दुबई में। रेजिडेंशियल रेडी टू मूव सस्ता है और ऑफ प्लान महंगा है।
अच्छा, उसकी कमर्शियल वजह में में ऑपोजिट है। एक वजह ये भी है ना कि जो अपार्टमेंट्स हैं हाँ। वो जनरली हमने देखा है कि दुबई में उनकी प्राइस अप्रिसिएशन टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। हम्म। और जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ब्रांड न्यू ले जैसे प्रॉपर्टी आपने कंप्लीट की, तो उसमें मेरे ख्याल लेट्स से नेक्स्ट 5 इयर्स में उसकी जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो रेडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक ये भी है ना कि जो न्यूली बिल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेडी प्रॉपर्टीज़। तो इसलिए एक ये भी वजह है ना कि इसी वजह से आपको रेडी प्रॉपर्टीज़ जो सस्ती मिलती हैं। इसलिए ये एक फैक्टर जरूर है, बिल्कुल, जो कि उसको अफेक्ट करता है। लेकिन इवन यानी 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छी प्राइस से मिल जाएगी, और जो 3 साल राइट। पुरानी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। और इवन दुबई में हाँ। कहते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बड़ा फोकस है, एमिनिटीज़ के ऊपर और उन सब चीज़ों के राइट। ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये कि वहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के लिए एंट्री पॉइंट सस्ता है ना, डाउन पेमेंट दो और कर लो। और दुबई ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया से पैसा खींच रहा है वो, तो सबके लिए आसान है कि मैं बुक करा लूं और मैं टुक 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 पैसे देता रहूं। इवन लोगों के और पैसे होंगे भी, लेकिन वो कहते होंगे यार मैं सारे पैसे क्यों दूं, सारे की दो। ये तो मैं पहली दफा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो चलो मैं ऑफ प्लान में कर लेता हूं, थोड़े थोड़े मेरे पैसे जाएंगे तो मेरा रिस्क कम कम हो जाएगा। तो इस वजह से वहां की मार्केट इसीलिए ऑफ प्लान ड्रिवन ज्यादा है। और ऑब्वियसली क्योंकि ऑफ प्लान ड्रिवन है तो उसकी वजह से वो मार्केट ऑफ प्लान इंक्रीज हो गई है, उसकी जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है वो इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे राइट। ऑपोजिट है। यहाँ पे अगर अभी आप लेने जाएंगे, आप कहेंगे मैं तो लेट हो गया, मैं रेडी टू मूव की बात कर रहा हूँ, कहेंगे यार भाई ये तो, क्योंकि सबके दिमाग खराब होंगे वहां पे। 3-3 साल के रेंटल साइन हुए हुए हैं, प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, हाथ नहीं लगाने दे रहा, आप जाओगे खरीदने को, कहेंगे ये प्राइस है। अब आप सोचोगे ना बैठ के, यार हाँ। मुझे मुझे लिवरेज तो नहीं मिलेगा इस वक्त उस पर। अब मैं बिल्कुल। क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इन एरियाज के अंदर, मोटर सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, जेवीसी, यानी वो ऐसे एरिया जो जो डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन उनके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं है, ऑफिस वगैरह नहीं है। उन जगहों पे जाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे तो अब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो आपको वो अर्ली बर्ड एडवांटेज मिल जाएगा और आपको एक्सेस राइट। मिल जाएगा उस जगह पे। तो अब जैसे ये अच्छा था हम ना जी। हाँ, अच्छा हमने एक क्वेश्चन मेरे जहन में जब ये आया है कि हमने ऑफिस स्पेस की तो बात की है, लेकिन आपके स्टैट्स में वो बिल्डिंग शामिल हैं जो कि रिटेल प्लाजा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्लाजा किसी नेबरहुड में बना हुआ है जहाँ पे 10 शॉप्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपकी स्टैट्स में शामिल है या नहीं 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 है? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, अच्छा। ऑफिस की। विद द कमर्शियल के अंदर तो ऑब्वियसली रिटेल भी आता है, इंडस्ट्रियल भी आता है, ये आता है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है। अच्छा, अब ये थी एक रिसर्च रिपोर्ट, उसमें ये कह रहे थे कि जो कैटेगरी ग्रोथ है, कैटेगरी ग्रोथ वो 9.16% की है फ्लेक्सिबल ऑफिस मार्केट की। और ये कह रहे हैं कुछ 10.7% कह रहे हैं ओवरऑल यूएई की जो कमर्शियल मार्केट की फोरकास्ट है, विच इज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर्स जो है। अब इन नंबर से जब आप एंटर होते हैं, तो मैंने ये बनाया था इसका IRR, पे बैक पीरियड वगैरह, तो 7-7 साल के अंदर आपका पे बैक हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी का, बेस्ड ऑन जो रेंटल्स हैं। रेंटल भी हाई है, कैटेगरी ग्रोथ भी हाई है, आपकी दोनों चीजें हाई हैं। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, आपको खरीदनी नहीं आती, आपको मैनेज करनी नहीं आती, आपको होमवर्क करना नहीं आता, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं है उस चीज का। तो बिल्कुल, अगर कमर्शियल रियल एस्टेट तो एक अलग साइंस है ना कंपेयर टू रेजिडेंशियल। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी कोई ऐसी डिफिकल्ट साइंस नहीं है, और अगर आप सही लोगों के साथ जा रहे हैं और आपको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदाजा हो रहा है कि इवन दुबई के अंदर भी ये मार्केट वर्जिन मार्केट है। अगर इस वक्त इन जगहों पे अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, तो बहुत सी चीजों में तो डेवलपर खुद आपको असिस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप रिमोटली बैठे हुए, आप वहां तो है नहीं ऑन ग्राउंड, तो वो फिर ये फैसिलिटी देगा कैसे, यार ये मैं मैनेज करके देता हूँ आपको, क्योंकि आपको उसको पता है कि अगर आपको फैसिलिटी वो नहीं देगा तो आप तो रेजिडेंशियल की तरफ भागोगे। अगर रेजिडेंशियल की तरफ भागोगे तो फिर उसका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल को तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये वाला है ना, वो क्या कहते हैं, चिकन एंड एग सिचुएशन जो है उस वक्त जो है वो क्रिएट हुई है। तो बहुत अच्छा IRR है, और बहुत ही अच्छा इनका इवन पे बैक पीरियड है इनका। और खैर बाकी मैंने बताया कुछ, हमने वो जब भी बातें डिस्कस की थी, हाई रेंटल यील्ड्स हैं दुबई, आपको ऑलरेडी पता है कि इस वक्त हब बना हुआ है अट्रैक्ट करने के लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बिजनेस होता है, और ये बहुत दफ़ा तो टेनेंट के साथ बिकता है पूरा, कि 3 साल का टेनेंट हुआ है, ये आप खरीदिए, इसकी ये प्राइस है। तो ऑब्वियसली, और फिर जो खरीदने वाले हैं उनके लिए कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होता, मैथमेटिकल डिसीजन होता है, रैशनल डिसीजन होता है। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह कि वो आपको ओनरशिप दे रहे हैं, 100% फ्री होल्ड ओनरशिप दे रहे हैं। लीज, हम लीज की बात नहीं कर रहे ऑफिस की,
ये हम 100% उसकी बात कर रहे हैं। साथ में ऑब्वियसली आपको पता है टैक्सेस नहीं है, लेकिन वैट है इसके अंदर। तो लेट्स से आपका अगर जो किराया है वो कोई $1,00,000 से ऊपर आ रहा है, तो आपको वैट रजिस्टर होना पड़ेगा, और फिर अच्छा। वैट 5% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, रेंटल के ऊपर। रेंटल के ऊपर। हाँ, और इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी कोई फ़ी लगती है, डीएलडी की फ़ी होगी मेरे ख्याल में। ये तो वही है जो के रेजिडेंशियल के साथ हैं। डीएलडी की राइट। फीस है, उसके अलावा ऑब्वियसली वो जो सर्विस फीस होती है, कमीशंस होते हैं, हाँ। वो होती कमीशन होते हैं, वो सारी वही फीस है। लेकिन वैट जो है वो वैट ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा। नहीं, वैट ऐड हुआ हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल। अच्छा। वैट लगेगा यानी कि लेट्स से अगर आपने $3 million की प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसमें वैट 5% इंक्लूड होगा। आपको पे करना पड़ेगा उसके ठीक। ऊपर। और फिर इसके अलावा जो एडिशनल जो आपकी रेंटल इनकम आएगी उस पर भी वैट देना पड़ेगा आपको। अगर $1,00,000 पर ईयर से ज्यादा है तो, ऊपर है, अच्छा। अगर लाख से कम है तो नहीं। ठीक है। मतलब अगर कितना 3,70,000 दरम से नीचे है तो नहीं है, लेकिन 3,70,000 दरम से ऊपर है तो 5% आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा ये कि मुझे तो ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव इसलिए लग रही है कि अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं तो बजाय, और जिनको सिर्फ गोल्डन वीज़ा चाहिए फॉर एग्जांपल, तो बजाय इसके कि आप एक या दो या मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज उठाएं, आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेस हैसल है, ठीक है, यील्ड ज़्यादा है इसके अंदर, टेनेंट के इश्यूज़ नहीं है, और मतलब बिल्कुल एक तरह से हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट होगी इसकी हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट होगी। वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते उसको मैनेज। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर की लेंस से ना, कि जिसने वहाँ रहना नहीं है, ना ही उसने वहाँ पे जाके टेनेंट को मैनेज करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज बेटर चॉइस कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, राइट। वो भी, और फिर वो जो पॉइंट नहीं है यार यासीन कि वो चीज खरीदे ना जो जिसकी कमी हो। बिल्कुल। आपको ग्रोथ चाहिए ना, ग्रोथ तो उसी चीज की मिलेगी जिसकी कमी होगी। आज आपको पता है ऑफिस की कमी है, आपको पता है आज ऑफिस की कमी है, तो अगर आप ऐसी चीज पे डालेंगे तो फिर वो जो हम परेशान थे कि हमारा रेंटल क्या होगा, स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो 4 साल बाद रेंटल क्या होगा, 3 साल बाद रेंटल क्या होगा, तो वो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट है, वो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, 1600-1700 दरम का है। यही रेजिडेंशियल का है वहां पे। मैं नई की बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज, जो मेच्योर हो चुकी हैं वो तो 4,000 तक गई हुई है, 3,500 तक गई हुई है, 3,000 तक गई हुई है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है वहां के हिसाब से। लेकिन अगर आप नई जगहों पे जा रहे हैं तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, राइट। 1,700 को बुरा रेट है, इस पे तो अपार्टमेंट नहीं मिल रहा इस रेट के ऊपर। और वो सिर्फ क्यों है, क्योंकि भाई बात ये है कि अवेलेबिलिटी नहीं है और अभी डिमांड नहीं क्रिएट हुई, बट अब डिमांड क्रिएट होगी। फिर दूसरा ये कि आप इसको अपने पर्सनली भी यूज कर सकते हैं, रेंटल इनकम के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आपका एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, यानी आप अगर फर्ज करें रेजिडेंशियल इन्वेस्टर हैं, तो अगर आप एक कमर्शियल ले लोगे तो आपने एक डाइवर्सिफाई अपनी चीज। तो ये बताएं कि इसमें एंट्री पॉइंट किस लेवल पे है? हम ब्लैक रॉक तो है नहीं जी, हम बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही है। तो क्या एंट्री पॉइंट है यहाँ पे अगर हम जैसा बंदा जो इन्वेस्ट करना चाहे? यह 2.25 लाख का होगा, 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस का। अच्छा, 2.25 लाख से आप एंटर हो सकते हैं। 2.25 लाख यूएस डॉलर्स आप एंटर हो सकते हैं। ये मैंने इसके नंबर थोड़े से बनाए हुए थे ना पीछे, आई थिंक मैं वापस आ जाता हूँ सर। ये एक कैलकुलेट की थी मैंने, ये खैर ये दरम्स के अंदर हुई हुई है, लेकिन ये तकरीबन 2.25 लाख यूएस डॉलर्स बनते हैं। तो उसमें है एक ऑप्शन जिसमें आप 3.5 साल में पे करें 70%, और उसके बाद जो 2.5 साल है उसमें आप 30% पे करें, और तो थोड़ी पेमेंट जो है वो आपकी उससे कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम काम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए कि अगर आप एक इसी तरह की एक चार्ट बना लें जिसमें आप बात करें कि अगर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है और उसने लेवरेज पे इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल रियल एस्टेट में, सही है, गोल्डन वीज़ा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी उठानी है, और जिसमें एक प्रॉपर्टी भी हो, एक पे कर लेते हैं, वो इजी हो जाएगा करना, सही है। और उसमें आप फिर कैलकुलेशन करके बताएं कि भाई अगर आप लैंडिंग पे जाते हैं तो कितना लोन मिल सकता है आपको, क्या इंटरेस्ट रेट मिल सकता है,
और डाउन पेमेंट कितनी होगी, कितने अरसे का पीरियड होगा जिसमें आपका पे बैक हो जाएगा, और कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है जिसमें आप इजीली जो है उसको मैनेज कर सकें। तो इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कर लेते हैं। इसमें एक सिलसिला ये कि जो आपको लैंडिंग मिलती है ना, वैसे ब्लैंकेट वो मिलती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. अच्छा, जो लैंडिंग मिलती है वैसे, ठीक है, अनलेस अनटिल वो नखील ना हो या मिरास हो या फिर ईमार हो, यानी ईमार, जो टॉप डेवलपर्स हैं वहां के, टॉप गवर्नमेंट के डेवलपर्स, उन्होंने Right. उनकी प्रॉपर्टी अगर 50% कंप्लीट हो गई है, 50%, तो फिर वो आपको कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट है तो हम आपको 50% के बाद मॉर्गेज कर देंगे। तो 50% आप पे कर दें 2 साल में, जो भी 50% बनता है, और 2 साल के बाद आप हमारे पास आइएगा, हम स्टेटस चेक करेंगे 50% हो गई है, और फिर हम इसको मॉर्गेज कर दें। बाकी डेवलपर के साथ जो है वो आपको 50% के ऊपर मॉर्गेज नहीं मिलेगा। राइट। तो अभी कोई अभी ईमार नखील वगैरह की प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑफिस वगैरह में भी आई नहीं है। अच्छा, नहीं, अभी नहीं है, उनका सारा ध्यान इस वक्त अभी उधर ही लगा हुआ है। और अगर हम रेडी प्रॉपर्टीज को लेके ये एक्सरसाइज करें, कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके पास कोई डिस्ट्रेस डील मिलनी चाहिए आपको, क्योंकि फिर आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे होंगे। इस वक्त तो Right. इस वक्त क्या कहते हैं, इस वक्त है सेलर मार्केट। राइट। जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है बेचने का, क्योंकि उनको बड़े पैसे मिलेंगे इस वक्त। तो आपको अगर डिस्ट्रेस डील नहीं मिल रही इस वक्त, तो फिर आपके लिए जाना और नॉर्मली बेहतर नहीं है। कमर्शियल एस्टेट इतनी जल्दी बिकती भी नहीं है, यानी कि जी, ऐसे ही ऐसा है। नहीं होता कि किसी ने अगर 2 साल पहले ली और वो बेच रहा हो। ऐसे ही। नॉर्मली वो लंबे लंबे अरसे तक रखते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। एज लॉन्ग एज वो आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे रही हो हेल्दी। हाँ, जहाँ वो कैश फ्लो कम हो जाता है या कोई इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, फिर इन्वेस्टर एग्जिट करता है। नॉर्मली मैंने देखा है जो कमर्शियल एस्टेट के इन्वेस्टर होते हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। वो देख, चलती हुई चीज को क्यों छेड़ेंगे? वो एक ऐसे टेनेंट को जिनसे उनकी रेपो बिल्ड हो चुकी है, उस टेनेंट का बिजनेस रन हो रहा है ऊपर खड़े होके, तो आप बड़े स्टेबल हैं उसके साथ, और बिल्कुल। आपके लिए हैंड्स ऑफ है वो चीज। और ये कोई कह रहा था कि वो जिसको एक दफा कहते हैं ना, जिसको एक दफा नशा लग जाए तो आप छोड़ते नहीं है उसको। तो वो कमर्शियल की वो कह रहा था बाद के, एक दफा अगर आप कमर्शियल में एंटर हो गए ना, तो आप रेजिडेंशियल को हाथ नहीं लगाएंगे बिल्कुल। कि यार ये तो कोई वो चीज ही नहीं। लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, और लोग आसान चीजों की तरफ भागते हैं कि अच्छा यार आसान मिल जाए, जबकि इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी जो इसका रिटर्न है। आई थिंक रिटर्न इज फार फार बेटर एज कम्पेयर टू जो आपने इस पे एफर्ट करनी है। राइट, ओके। तो थैंक यू वेरी मच मुसलिम भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट आपने शेयर की है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कमर्शियल एस्टेट इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। और फिर ख़ास तौर पे इस वक्त जबकि वेस्ट में ये क्राइसिस मोड में है और दुबई में ये जो है फुल ऑन ग्रोथ मोड के अंदर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। और मेरे ख्याल में जो देखने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप चाहते हैं कि भाई ये बिल्कुल हैंड्स ऑफ हो, मुझे वहाँ रहना भी नहीं है, ना मुझे टेनेंट से डील करना है, आई थिंक दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप अगर इसके बजाय आप रेजिडेंशियल में जाएं, जहां आपको मैनेज करना पड़े, तो टेनेंट के इशू हैं, तोड़ फोड़ है, सारी चीज़ें। लेकिन जो कमर्शियल एस्टेट है वो आपको ज़्यादा से पता है उसमें इतनी वेयर एंड टियर होगी नहीं, हैंड्स ऑफ होंगे आप, मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करेगी। अगर आप हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। कैटेगरी ग्रोथ जबरदस्त है प्रेडिक्शंस में, मिनिमम 9% कैपिटल एप्रिसिएशन मिनिमम और डाइवर्सिफिकेशन, राइट। और हर कोई जो है रेजिडेंशियल में घुस रहा है, तो अगर आप कमर्शियल में घुसते हैं तो आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। Obviously. क्योंकि अगर कोई शॉक आता है इकोनॉमी पे या कोई भी बड़ा इवेंट हो जाता है, तो रेजिडेंशियल तो बहुत बहुत तेज़ी से जो इम्पैक्ट होगी। कमर्शियल में थोड़ा टाइम लगता है आने में, क्योंकि बिजनेस एकदम से बंद करके तो नहीं भागेगा।
अगर किसी ने 10 साल की लीज फाइल साइन की हुई है तो ऐसा तो नहीं करे कि भाई ओवरनाइट वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो है ना बिजनेस गायब हो जाए। ऐसे होते ही। होंगे लेकिन परसेंटेज बहुत कम होगी हाँ। कंपेयर टू वो जो रेजिडेंशियल में जो रिस्क आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जी जी। और दूसरा वो जो एक है ना, जब आप वहाँ जाते हैं खरीदने के लिए तो वहाँ सब कहते हैं यार दुबई में इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाएगी। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो मैं ऑफिसेज ले रहा हूँ यहाँ पे किस तरह के ऑफिसेज आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे। तो जो आपकी बिल्कुल। आपकी नॉलेज है ना अपने टेनेंट के बारे में, वो बेहतर होगी, और जब बेहतर होगी तो अच्छी चॉइस होगी। तो ड्यू डिलिजेंस करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं इस वक्त दुबई के अंदर, खासकर ऐसी जगह पे जो कि स्कैरसिटी जहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो फिर तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। तो ये वाला सिलसिला। बिल्कुल सही है। तो देखने वाले प्लीज़ हमें ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी हमें ईमेल कीजिए और मोहसिन भाई आपको 1-to-1 कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त इनके पास होगी ऑफलाइन में वो आपसे शेयर करेंगे। एंड आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस क्योंकि अगर आप हाँ हाँ क्योंकि स्कार्सिटी का एलिमेंट है और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक दिस इज़ मच बेटर अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू रेजिडेंशियल अगर आप वहाँ रहना नहीं चाहते। दैट्स अ बिग डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। तो मुझसे भाई थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीक इसको कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें हम अगर हम गोल्डन वीज़ा को लेंस से देखते हैं उसको कि अगर किसी ने कमर्शियल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या नंबर्स बन रहे हैं सही है। और क्या कैश फ्लो बन रहा है, कितने साल में पे ऑफ हो रहा है, ताकि एक लोगों के जहन में एक फिगर आ जाए कि भाई अगर मैं कमर्शियल में जाता हूँ तो क्या मेरे पास नंबर्स हैं। हाँ ठीक है, वो मैं चेक भी कर लूँगा कि उसके इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है, बैंक्स किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं। ठीक है। मीन टाइम मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।